शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो आज की क्लास है उसका मेन टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि हर वनडे टेस्ट में पुरस्कार पूछे ही जाते हैं। हालांकि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना दिल्ली में 1954 यानी कि 1954 में की गई और उस समय इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो भारतीय संविधान में यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी स्वीकृत भाषाएं हैं उन भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और मैं यहाँ पर हिंदी में दिए जाने वाले पुरस्कार यानी हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं उनको लेकर आई हूँ। हर साल दिया जाता है। जिस समय ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था यानी कि 1954 में, पहला दिया कब गया था 55 में, प्रारंभ स्थापना कब हो गई थी 54 में। उस समय इस पुरस्कार की धनराशि 5000 थी। उसके बाद 1983 में 10,000 हुई और 1988 यानी 1988 में ये जो धनराशि थी ये 25,000 हुई और 2001, बच्चे ये 3 नहीं है, ये है 1, 2001 में इसकी धनराशि हो गई हमारी 40,000 40,000 और 2003 में ये हुई 50,000 और 2010 से, कब से बच्चे 2010 से ये राशि कितनी है 1 लाख। यानी कि जिस राइटर को, जिस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है उसे वर्तमान समय में 1 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट्स यानी प्रशस्ति पत्र और एक माँ भाग्य देवी की मूर्ति देकर यानी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। तो आज की सीरीज में हम स्टार्टिंग से बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। हालांकि 1955 से दिए जा रहे हैं, अब तक दिए जा रहे हैं, अब तक से मतलब 2022 का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इतने बड़े पुरस्कारों को, इतने सारे पुरस्कारों को एक वीडियो में तो समाहित करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं 2 वीडियोज़ में ही इसको समाप्त कर दूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जहाँ से ये शुरू हुआ। यानी कि सबसे पहले ये जो प्रारंभ हुआ ये प्रारंभ हुआ 1955 से और 1955 में किसको दिया गया? तो बच्चे हिंदी में सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। और उनकी रचना क्या थी? तो उनकी रचना थी हिम तरंगिनी। और उसकी विधा क्या थी? उसकी विधा थी काव्य। देखो बेटा 2019 में जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उस समय रमेश शाह जी के बारे में पूछा गया था। और मज़ेदार बात यह है कि रमेश शाह जी का नाम, उनकी कृति का नाम और सन, तीनों चीज़ दे दी गई थी। और फिर पूछा क्या था? पूछी थी उस रचना की विधा। तो इसीलिए विधाओं को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो प्रथम पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य अकादमी पहला पुरस्कार कब दिया गया, तो 1955 को दिया गया। किसको दिया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया। किस रचना पर दिया गया? हिम तरंगिनी पर दिया गया। और हिम तरंगिनी की विधा क्या है? तो वो एक काव्य रचना है। अगली रचना की बात करते हैं। तो अगली साल मिला यानी 1956 को मिला। 1956 में ये पुरस्कार वासुदेव शरण अग्रवाल जी को दिया गया। पद्मावत संजीवनी व्याख्या यानी जो पद्मावत महाकाव्य है उस पर उन्होंने क्या लिखी? उस पर उन्होंने लिखी एक टीका। टीका होती है किसी भी रचना की व्याख्यात्मक, जो काव्य रचना है, गद्य रचना है, उसकी व्याख्यात्मक जो रचना दोबारा लिखी जाती है, रचना दोबारा नहीं की, उसकी व्याख्या की जाती है। जो व्याख्यात्मक पुस्तक होती है उसे हम कहते हैं टीका। अगला पुरस्कार 1957 को बुद्ध धर्म दर्शन पर दिया गया, जो कि एक दर्शन शास्त्र की रचना है, आचार्य नरेंद्र देव जी को मिला। उसके आगे 1958 में मध्य एशिया का इतिहास, ये एक इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है जो कि राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है। और 1959 को ये पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। किसको दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को। और इनकी रचना क्या थी? संस्कृति के 4
अध्याय, और यहाँ पर इसकी विधा नहीं लिखी है तो मैं लिखे देती हूँ। इनकी विधाती निबंध, कौन सी विधाती बच्चे? निबंध पूरी एक पुस्तक है जिसमें संस्कृति को 4 अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से व्याख्यात किया गया है, उसको मिला। अगला जो पुरस्कार मिला वो मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को। और सुमित्रा नंदन पंत जी को किस पर मिला? कला और बूढ़ा चांद। और ये भी क्या है? ये भी एक काव्य रचना है। और ये कब मिला? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला 1960 में। 1960 में कौन सी रचना पर मिला? तो रचना का नाम था कला और बूढ़ा चांद। देखो बेटा, पहली वाली कौन सी? 1955 वाली रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो नेक्स्ट रचना इंपॉर्टेंट है हमारी कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो दिया गया। तो इन 3 रचनाओं को जिनको मैंने टिक किया है, सबसे पहली जो रचना है वो रचना कौन सी है? वो है हमारी हिम तरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत, 1960। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगली रचना है 1961 में भूले विषय चित्र भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, जो कि एक उपन्यास है। और 1962 में, अब क्यों? क्योंकि 19 युद्ध हो रहा था हमारे देश में, हम युद्ध कर रहे थे, इसीलिए 1962 में क्या किया? 1962 में हमने ये पुरस्कार वितरण ही नहीं किया, हमने अर्थात हमारी सरकार ने ये पुरस्कार नहीं दिया। फिर अगला पुरस्कार जो मिला ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या? कि 1900 किस सन में हमें पुरस्कार नहीं मिला? तो किस में नहीं मिला? 1962 में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय हम युद्ध से जूझ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अगला पुरस्कार किसको मिला? तो अगला पुरस्कार मिला अमृत राय जी को। और कौन है ये? ये हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के सपुत्र। और इन्होंने क्या लिखा? उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी और जीवनी का नाम था कलम का सिपाही, 1963। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये भी, इसको याद कर लीजिएगा। 1963, 1963। चलिए मैं टिक को कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा, जिससे कि हमें सन दिखाई दे। हाँ, अब ठीक है। 1963 में ये पुरस्कार दिया गया अमृत राय जी को। ये जो जीवनी इन्होंने लिखी वो 1962 में लिखी। यहीं पर मैं एक बात और बता देती हूँ, हिंदी की, पूरी हिंदी की बात कर रही हूँ बेटा। हिंदी की सबसे बड़ी, सबसे बृहद जीवनी जो मानी जाती है वो मानी जाती है शिवरानी देवी जी की। और शिवरानी देवी जी कौन है? तो शिवरानी देवी जी है अमृत राय की मम्मी और मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी। 88 अध्यायों में उन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी को लिखा, जो कि हिंदी की बृहद जीवनी के कुर्सी पर, यानी बृहद जीवन के पद पर बैठी हुई है, सबसे बड़ी जीवनी है। अगली रचना है 1964, आंगन के पार द्वार, अज्ञे की रचना है। बहुत खूबसूरत सी कविता है, काव्य है, अज्ञे के पार द्वार। और अज्ञे जी को एक बात और बता दूं, अज्ञे जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, जबकि कठिन काव्य के प्रेत कौन है? कठिन काव्य के प्रेत हैं आचार्य केशव, जो कि रीतिकाल के हैं। और अज्ञे जी कौन है? कठिन गद्य के प्रेत। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आंगन के पार द्वार। अगली रचना है 1965 में जो पुरस्कार दिया गया वो डॉक्टर नगेंद्र जी को दिया गया। और ये कब दिया गया? 1965 में। इनकी एक समीक्षात्मक ग्रंथ था रस सिद्धांत, उस पर मिला। 1966 में मुक्तिबोध नाम का एक उपन्यास लिखा गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? लिखा गया जैनेन्द्र के द्वारा। हालांकि जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी आचार्य हैं, तो 1966 में जैनेन्द्र जी को पुरस्कार मिला। और 1967 में अमृत और विष नाम का उपन्यास लिखा अमृतलाल नागर ने, और इनको भी इस पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैं आपको बता दूं, इस पेज पर, यानी जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें कौन कौन है? इसमें हैं आपके अमृत राय, अज्ञे जी, डॉक्टर नगेंद्र जी और आपका अमृत और विष यानी अमृतलाल नागर। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चारों के नाम को आप ठीक से याद कर लीजिएगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट कर दूं, हो सकता है पुरस्कारों में इनका नाम ना लिया जाए, लेकिन जब भी आप कोई वनडे टेस्ट दे रहे होते हैं तो बहुतायत रचना और रचनाकार तो पूछे ही जाते हैं, तो अक्सर वही रचनाएं पूछी जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1961 के पुरस्कारों पर। और 1961 में जो पुरस्कार मिला वो किसको मिला? तो 1961 में 1968 में, 61 में नहीं, 61 में तो हम पढ़ चुके हैं। 1968 में पुरस्कार मिला हरवंश राय बच्चन जी को। और हरवंश राय बच्चन जी कौन हैं? अमिताभ बच्चन जी के पिताजी और अभिषेक बच्चन जी के दादाजी।
इनकी एक काव्य थी दो चट्टानें। तो दो चट्टानें नाम के इनके काव्य पर क्या मिला, 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हालांकि इनकी बहुत बहुत अच्छी पंक्ति है कि जो बीत गई सो बात गई, अक्सर एग्जाम में आती है। और इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं, मधुशाला है, मधुबाला है। मधुशाला में भी तो उन्होंने कहा भी है कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही बनती दीपों की माला, दुनिया वाले एक बार तू आकर देख मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली कर देती है मधुशाला। बहुत उत्कृष्ट पंक्ति है, एग्जाम की दृष्टि से भी है। अगली रचना श्रीलाल शुक्ल जी की है, 1969 में। ये रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। राग दरबारी नाम का इनका एक उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है, जिसमें भाईवाद भ्रष्टाचारवाद, भाईवाद से मतलब क्या है कि हम जिसे जानते हैं उसे किस तरीके से जॉब पर रख लेते हैं, नौकरी प्रोवाइड करा देते हैं। तो भाईवाद और भ्रष्टाचारवाद पर लिखा गया एक बहुत उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास है राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। अगली रचना है रामविलास शर्मा जी ने एक जीवनी लिखी, निराला की साहित्य साधना। देखिए कितना विडंबना है कि निराला जी जब जीवित थे तो हिंदी साहित्य में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वो अधिकारी थे, फिर उनको कोई पुरस्कार भी नहीं मिला, लेकिन उन पर रचनाएं लिखकर लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत रहे हैं। हालांकि रामविलास शर्मा एक उत्कृष्ट कोटि के आलोचक हैं, समीक्षक हैं। तो इन्होंने एक जीवनी लिखी निराला की साहित्य साधना, जो कि हमें 3 भागों में मिलती है। 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उस पर। अगली कविता है डॉक्टर नामवर सिंह की ही आलोचना है, समालोचना है, कविता के नए प्रतिमान, जिसको 1971 में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कविता के नए प्रतिमान। बुनी हुई रस्सी काव्य है, 1972 में इसको पुरस्कार मिला भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। बुनी हुई रस्सी कई बार एग्जाम में पुरस्कार के लिए तो नहीं पूछी गई है, लेकिन कई बार पूछा गया है कि बुनी हुई रस्सी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है बेटा, भवानी प्रसाद मिश्र। आलोक पर्व निबंध है, और इस निबंध को भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये निबंध के राइटर कौन है। तो इसके राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं अगली रचना पर। 1974 और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में मिला। 1974 में पुरस्कार मिला मिट्टी की बारात, शिव मंगल सुमन जी की रचना है, काव्य है, और इनको पुरस्कार मिला 1974 में। 1975 में तमस नामक उपन्यास में भीष्म साहनी जी को पुरस्कार मिला। और जो तमस है ना बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछता है कि यदि 150 साल का भारत 5 दिन की कहानियों में कहीं देखना है तो वह हमें कहाँ मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा तमस में। तमस में भीष्म साहनी जी ने पूरे के पूरे भारत को अर्थात उसमें जो सांप्रदायिकता थी उसको बताया है कि कैसे अंग्रेज़ों ने एक शेड्यूल कास्ट SC वाले व्यक्ति को, बाल्मीक व्यक्ति से एक सुअर मरवाया 5 रुपए दे करके, क्योंकि उस समय 5 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी। और फिर उस सुअर को मस्जिद की सीढ़ियों पर डाल दिया। फिर किस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय ने गाय को मारा, यानी जो सांप्रदायिकता कैसे अपने स्वार्थ के लिए भड़काई जा रही थी और कैसे भारत जल रहा था 150 साल तक इसी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, इसका वर्णन किसने किया, इसका वर्णन भीष्म साहनी जी ने किया तमस उपन्यास में। इसीलिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 150 साल के भारत को 5 दिन की कहानियों में किसने व्यक्त किया, तो भीष्म साहनी जी ने व्यक्त किया, और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगली रचना है तेरी मेरी उसकी बात, जिसको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि यशपाल जी का उपन्यास है। 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर की रचना है। शमशेर बहादुर बहुत अच्छे रचनाकार हैं। इनकी एक पंक्ति याद आती है, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो ये इनको पुरस्कार कब मिला, 1977 में। उतना बस सूरज हूँ, भारत भूषण अग्रवाल, ये रचना किसकी है, भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। उतना बस सूरज हूँ काव्य है, 1978 में। और एग्जाम की दृष्टि से तमस, आलोक पर्व और चुका भी नहीं हूँ मैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगली हम महत्वपूर्ण रचना के बारे में बात करते हैं, जो कि 1979 में कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल की जो रचना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में आती है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र,
और संसद की कहानी इनकी कविताएं हैं जो कि एग्जाम में आती हैं। लेकिन कल सुनना मुझे पर इन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कब मिला, 1979 में। 1980 में जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास पर कृष्णा शोभती जी को उपन्यास मिला। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में पहली महिला रचनाकार को उपन्यास कब मिला, तो कब मिला, 1980 में। और कौन थी वो थी कृष्णा शोभती जी। और इनका उपन्यास क्या था, जिंदगी नामा जिंदा रुख। 1981 में जो पुरस्कार मिला वो मिला ताप के ताए हुए दिन। ये रचना भी एग्जाम में कई बार आई है, जो कि काव्य है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, त्रिलोचन जी के द्वारा लिखा गया, त्रिलोचन शास्त्री जी और हरशंकर परसाई। ये तो व्यंग्यकार हुए हैं, इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं बहुत फेमस है। विकलांग श्रद्धा का दौर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि विकलांग श्रद्धा का दौर किसने लिखा, और इसकी विधा भी पूछ ली जाती है कि निम्न में से व्यंग्य काव्य कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो कौन सा है, हरशंकर परसाई जी की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग को 1983 में 1938 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि एक काव्य है जिसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और 1984 में किसको मिला, लोग भूल गए हैं, जो कि क्या है, एक काव्य रचना है। और इस पर किसको पुरस्कार मिला, रघुवीर सहाय जी को मिला। रघुवीर सहाय की एक रचना हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। और ये हंसो हंसो जल्दी हंसो व्यंग था इंदिरा शासन के प्रति। अगली रचना, अगला पुरस्कार दिया गया 1985 में कौवे और काला पानी। ये भी काव्य है और ये किसके द्वारा लिखा गया, ये निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। और 1986 में अपूर्व काव्य पर मिला, जो कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और मगध बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मगध रचना किसकी है, तो मगध रचना। और इस पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब इसके राइटर नहीं रहे, यानी कि उनको मरणोपरांत रचना मिली, जब राइटर का निधन हो गया, जब रचनाकार का, उस समय मगध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि श्रीकांत वर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। अरण्य एक काव्य है और इस काव्य पर पुरस्कार मिला नरेश मेहता जी को। नरेश मेहता जी की एक उत्कृष्ट रचना है संशय की एक रात, जिसमें भगवान राम का संशय दिखाया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि नरेश मेहता जी को अरण्य नामक काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला पुरस्कार 1989 अकाल में सारस, केदारनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अकाल में सारस। अकाल में सारस पर कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि अकाल में सारस किसकी रचना है, तो वो किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल जी की अकाल में सारस। इसको आप टिक कर लीजिए, अकाल में सारस इम्पोर्टेंट रचना है। और अगला जो पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया, वो पुरस्कार दिया गया नीला चांद। और ये नीला चांद क्या है, ये नीला चांद है उपन्यास, जिसको 1990 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जिसके राइटर कौन है, जिसके राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए हम 10 पुरस्कारों की बात और कर लेते हैं। यानी 1990 तक हम बात कर चुके हैं, 2000 तक बात और करेंगे, फिर 2023 तक हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 1951 में 1991 में जो ये पुरस्कार दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया गिरजा कुमार माथुर जी को। और इनकी रचना थी मैं वक्त के हूँ सामने। रचना का नाम क्या था, मैं वक्त के हूँ सामने, जो कि क्या है, एक काव्य है। और ढाई घर कभी पुरस्कार के लिए तो नहीं पूछा गया, लेकिन ढाई घर किसकी रचना है और इसकी विधा क्या है, तो ये पूछा गया है। और ये गिरिराज किशोर की रचना है। अक्सर क्या होता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक रचना दे देगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो राइटर हैं, जो रचनाकार हैं, वो बहुत मिलते जुलते हैं, गिरजा कुमार माथुर और गिरिराज किशोर। अगली जो रचना है 1939 में अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इस पे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह है। अगली रचना जो थी जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो था कहीं नहीं वही, जो कि काव्य है। 1984 में अशोक वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कोई दूसरा नहीं, कुंवर नारायण, जो कि इनका काव्य, इनको 1959 में पुरस्कार मिला।
और मुझे चांद चाहिए बेहद इम्पोर्टेंट रचना है, जिसको 1966 में पुरस्कार मिला, सुरेंद्र वर्मा जी का है और ये मार्क्सवादी कवि थे। तो मुझे चांद चाहिए मार्क्सवाद के ही सेंस में लिखी गई कविता है। और अनुभव के आकाश में चांद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है लीलाधर जुगड़ी जी की, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1997 में। अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार मिला था 1998 में नए इलाके में अरुण कमल जी को, और 1999 में जो पुरस्कार दिया गया वो दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास को दिया गया, जो कि एक उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। और 2000 में जो पुरस्कार मिला हम जो देखते हैं मंगलेश डवराल का जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है जिस पर पुरस्कार मिला गया। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो 2000 तक के पुरस्कारों की ही बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है यानी कि हम जो देखते हैं मंगलेश डवराल जी का, नए इलाके में 1998 में अरुण कमल जी का, अनुभव के आकाश में चांद 1997, 1996 मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का, जो मैंने टिक किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट हैं इसमें है सबसे पहले अर्धनारीश्वर इम्पोर्टेंट है, और मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है, गिरजा कुमार माथुर जी का, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और गिरिराज जी को भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इनका जो है ढाई घर उपन्यास है उस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसके बाद में जो अगला इम्पोर्टेंट पुरस्कार है नीला चांद। नीला चांद भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अकाल में सारस बेहद इम्पोर्टेंट है, अरण्य और लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय जी, ये वो उपन्यास टिक कर रही हूँ, वो रचनाएं में टिक किए हैं जो अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भूल गए हैं लोग, विकलांग श्रद्धा का दौर अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसकी रचना है। ताप के ताए हुए दिन पर पुरस्कार पूछने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन कई बार पूछा गया ये रचना किसकी है। और जिंदगी नामा जिंदारों की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये पहली महिला रचनाकार है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सुदामा पांडे जी की कल सुनना मुझे रचना पूछी जाती है। तो और इसके अलावा यशपाल जी का तेरी मेरी उसकी बात 1976, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट रचना है। और इसके बाद अगर बात की जाए 1976 से पहले तो तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। इसके अलावा आलोक पर्व पूछ ली जाता है कि किसका निबंध है, तो और निराला जी की साहित्य साधना, ये तो अक्सर एग्जाम में आती रहती है। राग दरबारी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राग दरबारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, तो पूछने की संभावना पूरी बनी रहती है। इसके अलावा इससे पहले के जो उपन्यास जो रचनाएं थीं जिन पर मिला है, तो अमृत और विष, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना है। मुक्तिबोध पूछ लेता है, वो कंफ्यूज करके पूछ लेता है क्योंकि मुक्तिबोध नाम के राइटर हुए हैं, उत्कृष्ट कोटि के रचनाकार हैं, और इसलिए वो पूछ लेता है मुक्तिबोध के विषय में। इसके अलावा आंगन के पार द्वार अज्ञे जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमृत राय नागर की जो जीवनी है वो तो मील का पत्थर है ही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनियों में, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार नहीं मिला था। भूले बिसरे चित्र पर कई बार पूछा गया है कि ये किसकी रचना है और इसकी विधा क्या है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय बहुत उत्कृष्ट कोटि का निबंध है, कला और बूढ़ा चांद को अक्सर पूछा जाता है। और इसके अलावा पहली रचना हिम तरंगिनी जो कि काव्य माखनलाल चतुर्वेदी जी का, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने जितने भी पुरस्कारों का अध्ययन किया था बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 सन 2000 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा 2001 से लेकर के 2022 तक की मैं अगली सीरीज़ में लेकर आऊँगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।